अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। कल की रिपोर्ट के लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, हमने उसके अंदर एक बात रिपोर्ट की थी जो इंटायरली फैक्चुअली एक्यूरेट नहीं थी, उसको मैं वापस लेना चाहता हूँ। वो ये थी कि बैरिस्टर सलमान सफ़दर साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब बखैरियत हैं, और उसमें फिर मैंने इज़हार करते हुए तशक्कुर या खुशी का इज़हार करते हुए मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। ये दोनों बातें चलें, मेरा शुक्र तो वो जेन्युइन था, लेकिन वो रिपोर्ट इनकरेक्ट थी। बिकॉज़ बैरिस्टर सलमान सफ़दर ने, हालाँकि उस वीडियो में भी मैंने ये कहा था कि जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आएगी जो सबमिट हुई है, तो हम कह नहीं सकते कि किन हालात में इमरान खान साहब रह रहे हैं। लेकिन वहाँ पे मीडिया रिपोर्टिंग के अंदर, क्योंकि हम री रिपोर्टिंग करते हैं, हम इनिशियल स्टोरी को ब्रेक नहीं करते, तो चूँकि हमने री रिपोर्ट किया था मीडिया से, और जियो न्यूज़ और मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स ने ऐसे रिपोर्ट किया था कि इमरान खान साहब बखैरियत हैं, रिपोर्ट दर्ज। तो मैंने अज्यूम किया कि ये बात दुरुस्त होगी, लेकिन पता ये लगा कि मतलब फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए कि सटल एम्बेलिशमेंट्स के ज़रिए हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरह से बात को मैनिपुलेट कर लेती है। अगर हमारी तरफ से कोई कोताही की थी तो मैं माज़रत चाहता हूँ। तो वाज़ेह यही हुआ जब रिपोर्ट सामने आ गई आज मंजर आम पर, हमने देख लिया वो कि इमरान खान साहब बखैरियत नहीं है, एवरीथिंग इज़ नॉट ऑल राइट। लेकिन इसके बावजूद हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल पे शुक्र करना चाहिए। और द फैक्ट कि हमारे तक ये खबर पहुंच गई है, ये भी बहुत बड़ी बात है, कुछ ये बात हम बहुत बड़े आसानी से भूल जाते हैं कि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, और वो लाखों लोगों की दिलों की जान है। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मामला चल रहा है उनके साथ, वो उसको लेके चल रहे हैं अदालती निज़ाम में। लेकिन हम भी और आप भी और हर व्यूअर और हमारी मैनेजमेंट सब जानते हैं कि ये कितना कोई कानून की नज़र में कितना कुछ सीरियस और कितना कुछ फ्रिवलस है ये मामला। बहरहाल इसका बैकग्राउंड ये है कि बैरिस्टर सलमान सफ़दर साहब को अपॉइंट किया गया था एज अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, एमिकस क्यूराई उनको डिक्लेयर किया गया था कि आप एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, आप जाके इन्वेस्टिगेट करें और हमें रिपोर्ट शाया करें। 10 फरवरी को उन्हें मुतय्यन किया गया था, और 11 फरवरी की उनकी विज़िट तय की गई थी, 2 बजे के आप दोपहर में जाके वहाँ पे उनका जेल सेल वगैरह विज़िट करें। इस ज़िमन में जब पहले वो अटक जेल के अंदर थे इमरान खान साहब, तो लास्ट रिपोर्ट जो शाया हुई थी वो आईजी ऑफिस की तरफ से, अटॉर्नी जनरल की दफ्तर की तरफ से 26 अगस्त 2023 की रिपोर्ट है। और टेक्निकली वो रावलपिंडी अडयाला में अक्टूबर 23 में आ चुके हुए थे, तो 23 अक्टूबर से लेकर अक्टूबर 23 2023 से लेकर अब तक रिपोर्ट नहीं शाया हुई कि एक्चुअल सूरत हाल क्या है उनकी लिविंग कंडीशंस के एतबार से। बहरहाल रिपोर्ट के अंदर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की तफसील है कि कैसे 1 किलोमीटर लंबी जेल प्रेमिसेस तक वो एक वो उन्होंने वो एक स्मूथ किस्म का वो सिक्योरिटी apparatus खड़ा किया, चेक पॉइंट्स बनाए 3, और उनको विदाउट मेजर ऑब्स्ट्रक्शन उनको जाने दिया सलमान सफदर साहब को। और इवेंचुअली पहले वो सुपरिटेंडेंट सप्तान रज़ा साहब से मिले 2:25 पे, और फिर सजाद बेग साहब से, और उसके बाद जो भी सुपरिटेंडेंट हैं, और उसके बाद पटिशनर की मीटिंग एक्चुअली शुरू हुई 2:35 पे, और वो कंक्लूड हुई 4:30 बजे। कल अगेन 3 घंटे की बात की जा रही थी, तो ये 3 घंटे ऑलमोस्ट है। और जो मौजूद थे पर्सनल जो इसको वो कर रहे थे, वो सुपरिटेंडेंट जेल है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, एमिकस क्यूरे हिमसेल्फ यानी कि सलमान सफदर साहब, और जो पटिशनर हैं यानी कि इमरान खान साहब मौजूद थे। जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइफाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज़ के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट, जिसको बिग ब्रदर भी कहते हैं। जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया है, क्योंकि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है। इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें, ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह। जो मेन मुद्दा है इस रिपोर्ट के अंदर वो यही है, जो कंप्लेंट बार बार आ रही थी कि इमरान खान साहब का जो विजन था, जो आंख की देखने की सलाहियत थी, वो 6/6 था, यानी वो 10/10 परफेक्ट स्कोर था जब वो जेल के अंदर गए। और लास्ट अपडेटेड था ये अक्टूबर 2025 के अंदर, क्योंकि जनरल मेडिकल चेकअप्स भी होते हैं कैदियों के, खासतौर पर इतने हाई प्रोफाइल अगर कैदियों, सियासी कैदियों। होना ये शुरू हुआ कि इमरान खान साहब को ब्लर्ड या हेजी विजन आना शुरू हुआ, यानी कि उनकी एक आंख के सामने जैसे धुंधला उनका उनका विजन हो गया, उनकी देखने की सलाहियत गिरना शुरू हो गई। और ये 3 से 4 महीने से मामला चल रहा है। इसकी रिपोर्टिंग के बावजूद, इसकी कंप्लेंट्स के बावजूद, और तब के सुपरिटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम को रिपोर्ट करने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया।
इवेंचुअली मिस्टर अंजुम को ट्रांसफ़र कर दिया गया जनवरी 16 2026 के अंदर, और अब साजिद बेग साहब आ गए। तो साजिद बेग साहब ने एक नरमी बरती और इस मामले को फैसिलिटेट किया। जो मेडिकल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की गई है वो तब की गई है जब फाइनली आज से 3-4 महीने की पूरी प्रोसेस के बाद रिसेंटली इमरान खान साहब की एक आंख के अंदर कंप्लीट विजन लॉस हो गया, और वो राइट आंख की बात की जा रही है, यानी दाई आंख जो है। और जो कंसल्टेंट डॉक्टर थे डॉक्टर मोहम्मद आरिफ ऑप्थेमोलॉजिस्ट, उनको बुलाया गया, उन्होंने मुआयना किया उनका, और उनका डायग्नोसिस ये था कि राइट सेंट्रल रेटिनल वेन जो है, जो रेटिना की ब्लड सप्लाई होती है, उसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग का इशू है। यानी कि बड़ी उम्र के अंदर सारी बात है, क्लॉट्स बहुत डेवलप कर चुके होते हैं बॉडी के अंदर, तो कोई एक ट्रैवल करके किसी भी अज़ा के अंदर वो नुकसान भी पहुंचा सकता है। अक्सर ये कॉमनली ब्लड प्रेशर की वजह से बुजुर्गों के अंदर आने वाली एक ये बीमारी है, क्योंकि हम बात भूल जाते हैं कि इमरान खान साहब 73 साल के हैं। इसका आउटकम ये हुआ है कि इसके बावजूद कि पहले ड्रॉप्स के ज़रिए ट्रीटमेंट की गई थी, जब इग्नोर किया जा रहा था इमरान खान साहब को, और फाइनली जब प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हुई है तो इंजेक्शंस लगाने के बावजूद लगता ये है कि सिर्फ 15% विजन जो है वो उस आँख के अंदर बाकी है। मुमकिन यही है कि ये आँख पूरी तरह कभी बहाल ना हो और उस कंडीशन में ना लाई जाए कि जो एक परफेक्ट 6 आउट ऑफ 6 विजन वाली आँख होती है। जो एमिकस क्यूरे की रिपोर्टिंग थी, यानी जो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट थे सलमान सफदर साहब, वो यही कह रहे थे कि इमरान खान साहब विजिबली परेशान थे, परटर्ब्ड थे, एजिटेटेड थे, डीपली डिस्ट्रेस्ड थे, परेशान थे, और बार बार, क्योंकि जब आपको आंख का कोई मसला होता है तो आपकी आंखें वाटर करती है, उनमें से पानी बहता है, तो वो कॉन्स्टेंटली जो है वो उनको वो टिश्यू से पहुँच भी रहे थे, और उनको खासी दर्द और अजियत भी मिल रही थी उस आँख की कंडीशन की वजह से। और 3 महीने से सिर्फ आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जा रहा था उनकी कंप्लेंट्स के बावजूद। तो आई ड्रॉप्स जो होते हैं वो ओवर द काउंटर 20-25 रुपए के जो मिलते हैं, वो इस तरह के मसाइल को हैंडल करने के लिए होते ही नहीं है। अब बेसिकली वो जो पुलिसिंग के सिस्टम्स हैं, जिस तरह की अभी वो एक हरासमेंट की मेंटालिटी बनी हुई है स्टेट की, तो उनको टॉप डाउन ऐसे ही ऑर्डर आते होंगे कि ज़रा इसको झंझोड़ के रखो, ज़रा इसको सीधा करके रखो इमरान खान को। अल्लाह माफ़ करे, वो भी एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, आज भी प्राइम मिनिस्टर हैं, कल को भी होंगे। सबके साथ ऐसा सलूक होने लगेगा सियासी बुनियादों पे, तो फिर आने वाले दिनों में मेरा ख्याल अल्लाह खैर ही बनाए कि कल को कोई इमरान खान साहब बाहर आ जाएँ तो ये मामला जो है वो उलट जाए आज की हुकूमत के लिए या कल आने वाली हुकूमतों के लिए। इसके साथ साथ डेंटल केयर के ऊपर 2 साल में किसी डेंटिस्ट ने उनके दांतों का मुआयना नहीं किया, इसके बावजूद कि वो बड़ी उम्र के उम्रदराज बुजुर्ग हैं और दांतों के, आंखों के छोटे मोटे मसाइल जगह जगह ऐसे निकल आते हैं। इसी तरह पीरियोडिक ब्लड टेस्ट जो कि एक बड़ी उम्र के हजरत के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह के मसाइल बुजुर्गों में आ जाते हैं, तो उनके रेगुलर ब्लड टेस्ट भी कोई नहीं किए गए। इवेंचुअली जब पर्सनल फिजिशियंस जो डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब हैं और डॉक्टर आसिम यूसुफ जो शौकत खानम के बड़े प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, उन्हें इजाज़त नहीं दी गई बार बार, इसके बावजूद कि पटिशन्स दायर किए गए कि यार पर्सनल फिजिशियन को आके देखने दो। सरकारी मुलाजमीन की तरफ से ही या सरकारी डॉक्टरों की तरफ से या पिम्स में जो वो रेजिडेंट डॉक्टर थे उनकी तरफ से ही मुआयना किया गया, पर्सनली किसी डॉक्टर को इंटरवीन करने की इजाज़त नहीं दी गई। उनकी डेली रूटीन भी इसमें बताई गई है कि वो जो एक हमें कलाबे पढ़ाए जा रहे थे, देसी घी के पराठे और देसी घी के कुक्कड़ और ये और फलान, और बहुत ही कुछ शानदार लिविंग में वो रह रहे हैं, वो भी वाज़ेह हो गया कि 9:45 उनका नाश्ता होता है, उसके बाद वो कुरान पढ़ते हैं घंटा डेढ़, और उसके बाद एक्सरसाइज होती है उनकी। इसमें एक बाइक है उनके पास स्टेशनरी, 2 वेट्स हैं 9 किलो के, और एक बेंच और बार है, यानी वो जो बड़ा वाला बार होता है चंद वेट्स वाला, जिससे आप वो बेंच प्रेस वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा वो टहलते हैं, शेड तक जाते हैं, और वहाँ 1:15 बजे तक ये सारा मामला होता है। उसको रैप अप करके वो आराम करते हैं कुछ देर के लिए, फिर वो लंच करते हैं 3:30 से 4 के दरमियान, फिर एक ब्रीफ वो वॉक करते हैं खाना हजम करने के लिए, और उसके बाद वो सेल में कन्फाइन कर दिए जाते हैं 5:30 शाम से लेके सुबह 10 बजे तक, यानी 5:30 से लेके सुबह 10 बजे तक, यानी पहला नाश्ता और रात का खाना वो उस प्रिजन सेल के अंदर करते हैं अपना। नाश्ते में कॉफ़ी होती है, दलिया होता है और खजूरें होती हैं। दोपहर के खाने में जो मेन मील होता है उनका बड़ा खाना होता है, उसके अंदर 2 दिन मुर्गी मिलती है, 2 दिन दाल गोश्त या कोई भी मतलब बड़ा या छोटा गोश्त मिलता है, 2 दिन दाल होती है, और 2 दिन चाट और स्नैक्स का लाइट, मतलब जैसे कोई फ्रूट चाट वगैरह और इस तरह का पापड़ चाट वगैरह जो भी चीज़ें बना देते हैं। रात के खाने में वो फ्रूट, दूध और दही खाते हैं, कभी कभी वो फुल मील नहीं लेते। इसके अलावा उनको बॉटल्ड मिनरल वाटर मुहैया है, और यूटेंसिल्स के अंदर उनके पास कुछ नहीं है सिवाय कि जब वो प्रोवाइड की जाती है, यानी आम तौर पे हस्बे में मामूल वो कोई छुरी, कटली, क्रॉकरी वगैरह रख नहीं सकते जेल सेल के अंदर, जगह भी नहीं है। वो उनको खाने के साथ जब चीज़ें चम्मच बर्तन वगैरह दी जाते हैं वो वही इस्तेमाल होते हैं। सेल की अमेनिटीज़ के अंदर जो हमें बताया जा रहा था कि 5 स्टार लिविंग कंडीशंस हैं, वहाँ पता नहीं क्या को मतलब कोई पीसी होटल का कमरा है या कोई रेजिडेंसी या कोई अवारी का कमरा है वो। उसके अंदर एक बेड है, एक चेयर है, 2 टेबलें, एक स्मॉल रैक है,
3 हाई वोल्टेज बल्ब हैं, सादे जो वो बल्ब होते हैं। एक सीलिंग का फ़ैन है, एक ब्लोअर हीटर है और एक दीवार वाली घड़ी है। एक 32 इंच का हायर का टेलीविज़न है, लेकिन वो फंक्शनल नहीं है, उसके ऊपर कोई केबल या टीवी एक्सेस नहीं है। उसके बावजूद कि उसको ऑपरेट करने की रिक्वेस्ट बार-बार दी जाती है। कोई कबर्ड मौजूद नहीं है, बस 5 हैंगरों के ऊपर कपड़े सामने लटके हुए हैं। एक चेयर है बैठने की, लेकिन वो इंतहाई अनकंफर्टेबल है और उसकी भी रिक्वेस्ट की गई है कि चेंज किया जाए इसको। जो उनकी बेडिंग है, गद्दी बिल्कुल सिंगल प्लाई मैट्रेस है, बिल्कुल पतला वाली जो गद्दी होती है, 4 सादे तकिए हैं, 2 कंबल हैं और 5 जूतियों के पेयर हैं, जिसमें से एक जो है वो उनके ट्रेनर्स हैं, जॉगर्स हैं, वो बेड के नीचे उन्होंने रखे होते हैं। पर्सनल इफेक्ट्स में एक ग्रे कारपेट का मैट है, एक प्रेयर मैट है, यानी एक मुसल्ला नमाज का, तस्बीह है, वो एक प्रेयर काउंटर उन्होंने कोने में बनाया हुआ है मुसल्ले और तस्बीह वाला। वहीं 2 तौलिए हैं उनके अपने ज़ाती, 100 किताबें हैं जो इनको मुख्तलिफ मौक़ों पे फ़राहम की गई हैं। 2 रैप्ड सेब पड़े हुए थे, यानी कुछ सेब फराहम किए गए होंगे तो वो लिपटे हुए वहाँ रखे हुए थे कि भाई कभी भूख लगे तो मैं इनको खा लूँ। 2 डंबल थे वो जो 9 किलो के, जिनको मैंने ज़िक्र किया है, और आम टॉयलेटरीज़ के अंदर टिश्यू पेपर, माउथ वॉश, एयर फ्रेशनर, शेविंग जेल और शेविंग किट थी। जो बाथरूम है वो 4.5 बाय 4.5 फुट है, लेकिन उसकी पार्टीशन वॉल जो है वो सिर्फ 5 फुट हाई है, उसके ऊपर से कोई सीलिंग नहीं है। तो यानी बाथरूम जब इस्तेमाल होता है तो गटर कमोड वगैरह की बदबू जो है वो वापस कमरे के अंदर भी आती है। इसके बारे में भी कंप्लेंट की गई कि यार ये इसके बारे में यहाँ पे कोई एग्जॉस्ट तैयार कर दीजिए या दीवार बंद कर दी जाए, क्योंकि एक इंसान उस कमरे में सारा दिन उसने रहना है और वो महदूद है उस तक, तो कम से कम वहाँ पे कोई साफ माहौल होना चाहिए। वॉश बेसिन के अंदर अल्लाह का फजल है कि गर्म और ठंडा पानी दोनों मुहैया है, आईना भी मौजूद है और जनरली जो है सैनिटरी कंडीशंस ऑफ द बाथरूम और रूम, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट का रूम है, उन्होंने कहा थोड़ी सी सफाई बेहतर की जा सकती है। वेंटिलेशन के लिए टोटल जो है वो 2, आप कह लें रोशनदान है, 2 बाय 2 फुट के, और वो ऑपोजिट एंड ऑफ सीलिंग में है, तो वो क्रॉस वेंटिलेशन को अलाउ करते हैं ताकि फ्रेश एयर जो है वो अंदर आ जाए। एक छोटा हीटर है, वो जो ब्लोअर टाइप हीटर होता है, आगे छोटे से उसके पंखे लगे होते हैं, और गर्म पानी जो है वो मुहैया होता है। विंटर के अतबार से ये मामला फिर बेहतर रहा है। समर में बताया गया कि थोड़ी मुश्किलात पेश आती हैं, बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ह्यूमिडिटी बहुत होती है, रोशनदान के खुले होने की वजह से मच्छर और मक्खियाँ बहुत आ जाती हैं, और साथ ही साथ उनके पास फ्रिज नहीं है, एक कूल बॉक्स है, तो फल वगैरह, फ्रूट वगैरह चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं, और 2 से 3 बारी उनको गर्मियों के लास्ट सीज़न के अंदर फूड पॉइजनिंग भी हुई है, क्योंकि ज़ाहिर बात है गर्मियों के अंदर खाना ख़राब हो जाता है, लिस जाता है, और उसके अंदर फूड पॉइजनिंग का मसला आ जाता है। अब अगेन 73 ईयर ओल्ड के लिए जब हम बात करते हैं तो नज़ला ज़ुकाम, बुखार, फूड पॉइजनिंग, ये फेटल भी होती हैं चीज़ें। ये मुझे और आपको फूड पॉइजनिंग नहीं हो रही कि हमने ज़्यादा बर्गर पिज़्ज़े खा लिए बाज़ार में जाके, ये बहुत संजीदा बातें हैं। जो मुशक्कती उनके पास मौजूद है वो एक कन्विक्टेड लेबरर है, यानी एक मज़दूर है जो अरेस्ट हुआ हुआ है अपने किसी जुर्म की वजह से। वो सफाई करता है, धुलाई करता है कपड़ों की, गद्दी बदलता है, मेंटेन करता है सेल के जनरल माहौल को और वॉशरूम को। जनरली तो इमरान खान साहब ने कहा है कि सफाई का माहौल ठीक है, इसके बावजूद के जो चंद एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं उनको किया जाए, जैसे कि वो एग्जॉस्ट वगैरह की हमने बात किया, और टॉयलेट की क्लीननेस के अतबार से उन्होंने बात की। सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में कोई कंप्लेंट नहीं है, सिवाय ये कि 10 कैमरे एरिया में लगे हुए हैं, जिनमें से जो आखिरी हद तक कैमरा जाता है वो सेल तक तो नहीं जाता, लेकिन वो शावर एरिया की हद तक जाता है, यानी कि बिल्कुल प्राइवेसी और जो पब्लिक इमेज की, जो पब्लिक की एज है ना, बिल्कुल जहाँ पे जब बंदा शावर लेने एरिया में जाता है वहाँ तक वो कैमरा उनको ऑब्जर्व कर रहा होता है कि कहीं खुदा ना खास्ता कोई रहम ही ना खा ले उन पे, और कोई उनके लिए कोई सहूलत फराहम करते हैं वहाँ जेल की अमले के अंदर से। इसके अलावा जो बड़ी कंप्लेंट्स की गई हैं रिपोर्ट के अंदर वो ये है कि इसके बावजूद कि न्यूमरस क्रिमिनल केसेस रजिस्टर किए गए हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, उनको परमिशन नहीं दी गई कि वो अपने लीगल काउंसिल को या लीगल टीम मेंबर्स को मिल सकें पिछले 5 महीनों से। तो राइट टू फेयर एंड फ्री ट्रायल का तस्वुर जो है वो बिल्कुल फिर रिडंडेंट या नल एंड वॉइड हो जाता है अगर आपको लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रही प्रॉपरली। इसके अलावा जो जनरल एक रिपोर्ट के ऊपर जो एक कमेंट है वो ये है कि दिस अंडरमाइंड्स हिज एबिलिटी टू रिसीव इंस्ट्रक्शंस, प्रिपेयर हिज डिफेंस एंड पार्टिसिपेट मीनिंगफुली इन ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स। सच इम्पेडिमेंट स्ट्राइक एट द कोर ऑफ फेयर ट्रायल गारंटीज। जो बुनियादी तस्वर है कि फेयर ट्रायल की गारंटी जो होती है वो एक कोर्ट ऑफ लॉ के अदालत के रूल्स के अंदर होती है, और वो रूल सारे वायलेट हो रहे हैं कि बंदे को पता ही नहीं है मेरे खिलाफ केस क्या है, मैंने डिफेंस क्या तैयार करनी है, मैंने क्या गवाही देनी है, मैंने क्या बोलना है अदालत में जाके। तो ये मामला हो रहा है और वकीलों से मिलने की इजाज़त नहीं है। फैमिली मीटिंग जो सबसे बड़ी कंप्लेंट है वो ये है कि बहनों को मुलाकात बिल्कुल नहीं की जा सकती, ना सेहत के, इसके बावजूद कि सेहत के वो कंसर्न्स हैं। बेगम से मुलाकात सिर्फ हफ्ते में एक दफ़ा होती है मंगल के दिन, और वो 30 मिनट की होती है, और ये भी सिर्फ जब रिसेंट सुपरिटेंडेंट ड्यूटी पे हैं, पहलाने वाले बिल्कुल नहीं करने देते थे। और बेटे कासिम और सुलेमान के साथ
बात नहीं की जाती। इसके बाद बट 2 दफ़ा 2025 के अंदर फ़ोन पे बात करने की इजाज़त दी गई थी। इसके बावजूद कि मल्टीपल एप्लीकेशंस, कोर्ट ऑर्डर्स, इंटरनेशनल प्रेशर वगैरह-वगैरह किया गया है। जो इमरान खान साहब की कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है, उसके अंदर एक जो सेल्फ अवेयरनेस है, वो ये है कि मैं दानिस्ता तौर पे बिल्कुल मैं जानता हूँ कि मेरी जो ये कैद है जेल के अंदर, ये एक प्रॉपर इसकी मैं नौयत को समझता हूँ, और इस ज़िमन में मैं सिर्फ चंद मेरी मांगे हैं जो मेरी बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, और मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता बियॉन्ड बेसिक नेसेसिटीज़ इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। अब हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं, एक लीगल रिपोर्ट के सबमिट होने के बाद फ्रंट ऑफ द कोर्ट ने चश्मदीद गवाही दे के कहा है कि इमरान खान साहब लग्जरी जेल के अंदर नहीं है। हमारे किसी भी सियासतदान ने मेरे ख्याल में इतनी सख्त जेल, सिवाय मेरे ख्याल है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बिकॉज वो लिटरली डेथ सेल के अंदर थे, इतनी मुस्तकिल देर के लिए नहीं काटी। लग्जरी जेल का तस्वुर जो है वो आप भूल जाएं उनके लिए। और वो एक काफ़ी टफनेस के साथ, क्योंकि फिजिकल फिटनेस का लेवल भी उनका एक और है, और अज़म भी मेरे ख्याल तगड़ा है उनका, वो एक जेल काट रहे हैं। ये मतलब उसकी इक्वालिटी ए बी सी के रैंक में फ़र्क हो सकता है कि उनको बस मुशक्कती है या उनको फल मुहैया हो जाता है, बट इट इज़ जेल ख़ास तौर पे एक बड़ी उम्र के आदमी के लिए जिसने एक सर्टन काइंड ऑफ लाइफस्टाइल को पहले लिव किया है, एक लग्जरी के अंदर, एक कंफर्ट के अंदर। 6 रिकमेंडेशन सामने आई हैं। एक, कि इंडिपेंडेंटली ऑप्थोलॉजिकल यानी आंख की एग्जामिनेशन की जाए। नंबर 2, पर्सनल फिजिशियंस को, जिसका मैंने जिक्र किया था, डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम यूसुफ को एक्सेस दिया जाए कि भाई जो बंदे के डॉक्टर हैं वही मुआयना करें जिन्होंने ट्रीट किया उनको सारी उम्र। किताबों के सप्लाई के अंदर रुकावट ना डाली जाए, बिकॉज वो मेन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट या इंसान को बिजी रखने के लिए होती है, जहनी सेहत के लिए भी ज़रूरी है, असाब के लिए भी ज़रूरी है। लीगल काउंसिल यानी वकला से जो टीम है मेंबर, उनसे मुलाकात की इजाज़त दी जाए, ख़ानदान से कम्युनिकेशन की इजाज़त दी जाए, और वो बेसिक जो अमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़ जो किसी भी इंसान का बुनियादी हक़ है, चाहे वो खाने की स्टोरेज हो, चाहे वो बाथरूमों की सफाई हो, वो वेंटिलेशन हो, सांस लेने की जगह हो, और मच्छरों और मक्खियों से जो आने वाली गर्मियों में हिफाजत की कोई मतलब तदाबीर हैं, वो ली जाएँ। ये बड़ी बेसिक सी डिमांड्स हैं, बेसिक ह्यूमन रिक्वेस्ट हैं। कोई उन्होंने एयर कंडीशनिंग नहीं मांगी, जो उनका कूलर या उनका हीटर लगा हुआ है वही उनको काफ़ी है। कोई उन्होंने नहीं कहा कि मेरी बेड को तब्दील किया जाए, कोई मल्टीफोम लाया जाए या क्या किया जाए। उन्होंने सिर्फ बुनियादी सेहत की जो फंडामेंटल्स होते हैं, कुछ ग़िज़ा के एतबार से, कुछ सफाई के एतबार से, कुछ रफ़ा हाजत के एतबार से, और कुछ चलने टहलने एक्सरसाइज करने के एतबार से, उन्हीं का जिक्र किया। ज़हनी जो बुनियादी तकाज़े होते हैं इंसान की मेंटल हेल्थ के लिए, ख़ानदानों, प्यारों, रिश्तेदारों को एक्सेस, इवन आज के दौर में कोई भी ऐसा कैदी नहीं है शायद जो आम जेल में हो जिसके पास मोबाइल फ़ोन ना हो, क्योंकि ज़ाहिर बात है आज के दौर में अपने रिश्तेदारों, अजीज़ों से रब्ता किए बगैर मेरे ख्याल है कोई इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। और साथ ही साथ जो बुनियादी कानूनी हक़ है एक इंसान का, वो प्राइम मिनिस्टर हो या कोई और हो, कि वो अपने लीगल काउंसिल, अपने वकला की टीम से रब्ता कर सकें। मेरे ख्याल में ये रिपोर्ट एक डैमिंग रिपोर्ट है, इन द सेंस कि ये एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट का बायस होनी चाहिए पीएमएलएन के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, और वो तमाम जमातें जो पीडीएम का हिस्सा बनी थी और जिन्होंने इमरान खान को आउस्टर किया था एक डेमोक्रेटिक स्टाइल, मैं डेमोक्रेटिक भी उसको इस तरह कह रहा हूँ, स्टाइल कू के अंदर। क्यों? क्योंकि वो 20-20, 30-30 साल हमें जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स, जेल में बुरी ट्रीटमेंट, हम वैसे नहीं हैं, हम ऐसे हैं, हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं, हम तो तैसे हैं, उनकी बातें सुनाते रहे, अपनी जेलों की कष्टपुर्सी की, सख्ती की हालात की कहानियाँ सुनाते रहे। इसके बावजूद कि हम सबको पता है कि कौन कितनी कोई सख्त जेल के अंदर रहता था और कौन लग्जरी वो 5 स्टार फैसिलिटी में रहता था, और किस किस को ऐश्वर्या राय की फ़िल्मों की टेपें मिला करती थीं और लैपटॉप और कंप्यूटर और सब मुहैया थी, किस किस के। मतलब मैं एक साहब का वाक़या पर्सनल उससे सुना सकता हूँ कि मेरे एक रिश्तेदार इस तरह से इत्तेफाक से, मैं नाम नहीं लेता किसी का, बट वो एक बड़े हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल फिगर को एक बारी किसी इत्तेफाक से मिलने गए कैद के अंदर। तो वहाँ पे फलाने एरिया की मछली और फलाने एरिया का कुक्कड़ और फलाने इलाके का बड़ा मतलब दस्तरख्वान लगा हुआ था, और वो जेल टाइमिंग से बढ़ के उनसे मुलाकात कर रहे थे। उनके पास मोबाइल भी मुहैया था, उन्होंने बड़ा बेहतरीन शानदार किस्म का नया ट्रैक सूट भी पहना हुआ था, और मतलब जेल के अंदर पूरा उन्होंने दफ्तरी माहौल बनाया हुआ था अपना, जैसे कि डेरे या अड्डे के ऊपर आप बैठे हुए हैं। तो छोटे बड़े सियासतदान, छोटे बड़े बदमाश, पब्लिक फिगर, सेलिब्रिटीज़, हम सबको पता होता है किसने सही जेल काटी है, किसने नकली जेल काटी है। तो इमरान खान साहब बिल्कुल सही वाली जेल काट रहे हैं, बड़ी सख्ती के साथ काट रहे हैं, और मेरे ख्याल में कमेंडेबली बहुत दलेरी से काट रहे हैं। तो ये रिपोर्ट जहाँ पे इमरान खान साहब के हक़ में जाती है
कि वो बड़ी इज्जत के साथ और बड़ी दिलेरी से जेल काट रहे हैं, ये उतना ही बड़ा तमाचा है हमारी उस सिविल सोसाइटी के ऊपर, हमारी मीडिया क्लास के ऊपर, जो 2 साल से एक बंदर नाच कर रही है मीडिया के ऊपर। एक मतलब बाछे नहीं, उनकी हाथों को बाछे खिली होती हैं कि पता नहीं वो चीज़ें ले लेके मज़े ले लेके इमरान खान साहब की जेल की वो दास्तान सुना रहे होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे ये किसी के दादा या नाना है, ये मतलब अंकल हैं बेसिकली, बड़े बुजुर्ग हैं यार, 73 ईयर ओल्ड हैं। वो जो मर्जी थे, वो जैसे मर्जी थे, वो आपको बुरे लगते थे, वो आपको अच्छे लगते थे। ये एक पाकिस्तानी सिटीजन है और एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं एक बड़े पैमाने पे, चाहे वो फिलैंथ्रोपी या प्राइवेट सेक्टर के या स्पोर्ट्स के मैदान में हो, चाहे वो एक पॉलिटिशियन या पब्लिक फेस हो पाकिस्तान के। और आज उनकी जेल की कंडीशन ये है। एक सोसाइटी को पहचाना जाता है उसकी लोएस्ट कमज़ोर तबके के ट्रीटमेंट के साथ, आम कैदी के साथ, आम मुजरिम मुलजिम के साथ हम ये ट्रीटमेंट नहीं पसंद करेंगे। तो जो बंदा एक सियासी केस के अंदर गया हुआ है, जो सियासी मुखालफत या अपोजिशन की बुनियाद पे गया हुआ है, उसके साथ ऐसा सलूक करना। अब अगर खुदा न खास्ता उनकी आंख परमानेंटली ज़ाया हो जाती है और वो बाहर आते हैं इस कंडीशन के साथ, वो बाहर आएंगे, ये बात ऑब्वियस है कि एक पॉइंट आएगा, सेटलमेंट होगी, सब हमारा पॉलिटिकल निज़ाम बहाल होएगा। तो एक बड़े पब्लिक फिगर की जो प्रीटी मच नेशनल हीरो हैं, उसकी एक आंख नहीं होगी। यानी इस बात को अपने आप सोच सकते हैं कि मरियम साहिबा या नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब या जरदारी साहब या कोई और ऐसा बड़ा पॉलिटिकल फिगर बाहर आए और उनका बाजू टुंडा हुआ हो, या उनकी आंख भैंगी हुई हुई हो, या उनके कान की सुनने की सलाहियत ख़त्म हो गई हो, या उनका एक घुटना ज़ाया हो गया हो। मतलब ये सब जैसे थर्ड वर्ल्ड मुल्कों में ये काम होते हैं कि जेल में पुराने प्राइम मिनिस्टर को कत्ल कर दिया, किसी को फांसी दे दी, किसी को मार दिया। मैंने ज्यूम किया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल के बाद पाकिस्तान में एक कॉन्सेंसस कर लिया गया कि जेल और ये सब और सियासी प्रोसिक्यूशन और लॉ फेयर और लॉ गर्दी, इस मामले के अंदर हम सब किसी एक वन पेज के ऊपर आएंगे। लेकिन बारह हम इस नहज पे आ गए अनफॉर्चुनेटली। अब इसके बड़े ब्रूटल रुख पे आते हैं, जो कि अगर मैं नहीं, आई वुड बी रेमिस अगर मैं उसको नहीं रिपोर्ट करूं और साथ मेरी जान नहीं छोड़ेगा। वो ये है कि इसको इस तरह भी तस्वर किया जा रहा है कि ये सब एक फ़र्जी बात है और मैं इसको रिपोर्ट कर रहा हूँ, नॉट कि मेरी ये राय है, मेरी ज़ाती राय है कि ये बिल्कुल मिन ऐसी है जैसे रिपोर्ट किया जा रहा है। बट ये एक भी बेखबर है, ये एक तस्वुर है, एक आइडिया है मार्केट में फ्लोट कर रहा है कि जिस तरह से नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स का मामला बनाया था एक सियासी प्लॉय के तौर पे, और अब किसी सेटलमेंट की तरफ बात जा रही है, तो इसको भी विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट मद्देनज़र रखना चाहिए। मैं नहीं कह रहा आप कबूल करें मैं इन्होंने इस खबर को, या इस जाविये से मत देखें, आप बिल्कुल भी मत देखें, लेकिन इसको ज़रूर अपने परव्यू में रखिए, अपने जहन में रखिए कि ये भी कोई नामुमकिनात में से नहीं है कि एक पूरी स्टोरी बिल्डअप की जा रही है और इसके ज़रिए इमरान खान साहब को नॉर्मलाइज़ किया जाएगा और बहाल किया जाएगा। क्योंकि मीडिया में रिपोर्टिंग एकदम से चेंज हुई है, ये बात बरो साहब ने सही रिपोर्ट पॉइंट आउट किया कि एक नरमी और सिंपथी का पहलू एक बड़ा है। कहाँ कैदी 804 से बात शुरू हुई 2-2.5 साल पहले, और आज कहाँ ये बात कि इमरान खान बानी पीटीआई एक्स प्राइम मिनिस्टर की एक आंख जो है वो ज़ख्मी है और बड़ी एक सिंपथेटिक टोन में बात को रिपोर्ट किया जा रहा है। वल्लाह आलम इसकी हकीकत क्या है। मेरी अकल या मेरी फीलिंग या मेरी जो वो आप गट फीलिंग है, अगेन मेरे पास कोई मतलब मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई इनसाइडर खबर है, बट ऐसे लगता है कि जैसे रिपोर्ट हो रही है वैसे ही है कि इमरान खान साहब जेल में थे, बुरी कंडीशंस थी, उनको ब्लड क्लॉटिंग हुई और उनकी एक आंख ज़ख्मी हो गई है। मेरी यहाँ तक ये अकल जाती है, इसके आगे मेरे पास खबर कोई नहीं है। बट ये रिपोर्ट किया जा रहा है, चेमा गोइयाँ की जा रही हैं, ड्राइंग रूम टॉक हो रही है, लंगर गप हो रही है। अल्लाह बेहतर जानता है कि मामला किस रुख जाएगा। लेकिन अगर ये बात दुरुस्त नहीं भी है, जो कि मुझे लगता है नहीं है, कम अज़ कम इस बात से तो आप कह लें, नज़ीर ले लें, खौफ खा जाए हमारी स्टेट, हमारी रियासत, हमारी पॉलिटिकल क्लास के अब ये जेल में इनकी सेहत ना ख़राब होना शुरू हो इससे मज़ीद, और वैसे ही इस मामले को रफ़ा दफ़ा और सुलह की तरफ लेके जाया जाए ताकि पाकिस्तान का सियासी और समाजी निज़ाम बहाल हो सके। अगेन एक और बड़ा ब्रूटल रिमाइंडर के जो जिन लोगों को हम टॉर्मेंटर्स के तौर पे देख रहे होते हैं अपने, कोई बड़ा पॉलिटिशियन हो, कोई बड़ा आर्मी चीफ हो, कोई बड़ा जर्नैल हो, कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट हो, हम ये बात भूल जाते हैं कि ये लोग भी सिर्फ इंसान एट द एंड ऑफ द डे, और हमारी तरह घरों में घूमने फिरने वाले, शादी ब्याह जनाजे अटेंड करने वाले, खाना खाने वाले, रफ़ा हाजत करने वाले आम इंसान हैं। इसी तरह चीफ आर्मी स्टाफ जो चीफ आर्मी स्टाफ है बाजवा साहब, जो कि मेरे ख्याल में वन ऑफ द मोस्ट हेटेड फिगर्स बन चुके हैं पाकिस्तानी मिलिट्री हिस्ट्री के अंदर। अब उन्हें बनाया गया है पॉलिटिकल डिज़ाइन या वो वाकई में इतने बुरे हैं अल्लाह जानता है, लेकिन अब वो अपनी उम्र के तकाजे के तौर पे सुबह 4:30 बजे जब बाथरूम गए किसी काम से, तो वो स्लिप होके गिरे और सर उनका ठीक ठाक ज़ख्मी हो गया, और वो हेड ट्रॉमा इतना हुआ है कि CMH में डॉक्टर बड़े डिस्पॉन्डेंट थे, परेशान थे,
और एक पूरे दिन गुजरने के बाद अब जाके उनके बच्चों को, दो जो बेटे हैं उनके, उनको वो पहचान पा रहे थे। ज़ाहिर बात है, उम्र का भी तकाजा है, और हेड ट्रॉमा तो किसी की उम्र में भी हो तो इंसान जो है वो अपनी यादाश्त खो सकता है, अपने आसाब के ऊपर कंट्रोल खो सकता है, और कम्प्लीटली जो है वो अल्लाह माफ़ करे ज़हनी हालत भी खो बैठता है, मौत भी वाक़या हो जाती है। ये लाइटली नहीं लेना चाहिए मामला। वैसे भी मैं नहीं कह रहा आप सिंपथाइज़ करें बाजवा साहब की पॉलिसीज़ के साथ, या उनकी पॉलिटिकल मनूवरिंग के साथ, या उनकी अम, बाजवा सो कॉल्ड डॉक्ट्रिन जो थी कि भाई टैंकों को जंग लग गया, डीजल नहीं है हमारे पास, फलाना नहीं है, इंडिया से दोस्ती कर लो, या उनकी लम्स में जाके टॉक देना, स्कूलों में बच्चों से बात करना, ये जो भी उनकी आप कह लें एक्सेंट्रिसिटीज़ थी। लेकिन ये बात मत भूलिएगा कि वो एक उम्र दराज अंकल ही हैं, और ये बात समझने में आपको ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी कि ईवल जो है, जिसको आप ईवल भी मान लें, अगर मैं कहता हूँ बाजवा साहब ईवल हैं, बिल्कुल ईवल बड़ी बनाल चीज़ है, और जो बनैलिटी ऑफ ईवल का तस्वर है इसको आप गूगल भी कर सकते हैं। बड़ी मंडेन है, बड़ी पेटी है, बड़ी फिकल है कि चंद अंकल ड्राइंग रूम में बैठ के फैसला कर लेते हैं, चंद आंटियाँ और अंकल बैठ के फैसला कर लेते हैं, और वो शायद आपके लिए बहुत बड़ा पहाड़ हो, लेकिन उनके लिए शायद वो बड़ा छोटा सा, बड़ा फिकल सा, बड़ा भोंगा सा फैसला हो। और दुनिया जो है वो जितनी कॉम्प्लेक्स और खौफनाक और ख़तरनाक भी है, उतनी ही साथ साथ एक डायकोटमी है कि वो सिंपल भी है, मंडेन भी है, स्टूपिड भी है, क्वाइट फ्रैंकली। द फैक्ट कि आंटीज़ और अंकल शादियों पे बैठ के फैसले कर लेते हैं, मेरे ख्याल में फ़लाने आदमी को फ़लान जगह पोस्ट कर दिया जाए, मेरे ख्याल में फ़लानी पॉलिसी जो है वो ठीक नहीं बनी, वो दुरुस्त बना दी जाए। इसकी एक बड़ी मशहूर मिसाल मैं हमेशा लोगों को देता होता हूँ, वो चार्ली विल्सन की वॉर है। चार्ली विल्सन कौन है, ये बड़ी लंबी तफसील है, बट लंबी की बात छोटी मैं आपको बताता हूँ कि वो मेन आर्किटेक्ट्स में से है अफ़गान सोवियत जिहाद के, क्योंकि अमेरिका की फंडिंग को सिक्योर करने में वो गो बिटवीन आदमी था। और उसको मोटिवेट करने वाली क्या चीज़ थी? उसकी एक सोशलाइट गर्लफ्रेंड। उसकी गर्लफ्रेंड एक खातून थी जो टेक्सास के रिलीजियस बेल्ट में, सोशल सीन में बहुत बड़ी एरिस्टोक्रेट सोशलाइट थी। वो बड़ी बड़ी दावतें, पार्टियाँ, खाने, कमेटी पार्टी आप कहें, रखने वाली खातून थी। और उनको कहीं ट्रिगर कर गई ये बात, क्योंकि वो चैरिटी का काम किया करते थे प्राइवेट टाइम में, उनको कहीं ट्रिगर कर गई ये बात कि अफगानिस्तान के लोग मजलूम हैं और सोवियत यानी कम्युनिस्ट उन पर जुल्म कर रहे हैं। तो ये ऑब्वियसली थोड़ी एम्बेलिश्ड है बात ये, और इसके अंदर थोड़ी सी एक ज़रा नैरेटिव और रोमानवियत वाली बात भी है, लेकिन नो डाउट कहीं ना कहीं उस खातून का ये पहलू है कि कहीं किसी आंटी ने कहीं किसी अंकल को समझाया, तो उन्होंने जाके पाकिस्तान में हमारे अंकल यानी ज़ियाउल हक के साथ सुटपंजा कर लिया, और लो एंड बिहोल्ड कहीं ना कहीं उनका इतिहास में, तारीख में उनका नाम लिखा जाएगा कि सोवियत यूनियन को तोड़ने वाली एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी खातून थी, टेक्सास की सोशलाइट। तो दुनिया बड़ी कॉम्प्लेक्स भी है और बड़ी सादा भी है। तो अल्लाह शिफा याब करे बाजवा साहब को। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ उनके साथ, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता उनकी उनकी क़यादत जब थी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, उनके बनाए हुए फैसलों को और सियासी मुदाखलत को, लेकिन ही इज़ जस्ट समबॉडीज अंकल एट द एंड ऑफ द डे। तो अल्लाह उन पर रहम फरमाए और उन्हें शिफा याब करे। बाकी ये बनालिटी की अगर बात की जा रही है, और कितनी कितनी फ़िकल और कितनी छोटी होती है ह्यूमन लाइफ, और कितनी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो हमें कितना कमज़ोर कर देती हैं, ताकतवर बना देती हैं। तो चूंकि हम नेट मीटरिंग की बात पिछले 2 दिनों से कर ही रहे हैं, तो दोबारा नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग की बात की जाए कि आंटी और अंकल कैसे फैसले करते हैं। तो लगारी साहब, द गिफ्ट दैट कीप्स ऑन गिविंग, वो दोबारा उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि यार मैंने तो पॉलिसी बनाई, उसमें ये भी ज़िमनी तौर पे ज़िक्र कर देना चाहिए था कि पिछली भी मैंने ही बनाई जब इंट्रोड्यूस किया सोलर पैनलों को, और अब मैं ही ख़त्म कर रहा हूँ। लेकिन मेरी बेगम जो है वो बड़े ख़िलाफ़ है सोलर पैनल पॉलिसी के। तो मैंने इस पर सोचा कि यार ये जो मैंने नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग पे शिफ्ट करने लगा हूँ, क्या लोगों का नुकसान तो नहीं लगा? तो अल्लाह दोनों जहान कामयाब करे, आंटियों के और अंकलों के, जो कभी कभी अच्छे फैसले भी सुना देते हैं, कभी कभी जिक्र भी कर देते हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि बिल्कुल मैंने सख्त नोटिस ले लिया है और इसको मैं मुस्तरद करता हूँ। तो कभी कभी आंटी अंकल सोच लेते हैं, कभी कभी बड़े अंकल खुद फैसला कर देते हैं कि देखो ये बात ऐसा नहीं की जाएगी। और ये वही वाली बात है, मरोज़ भी ये वो नोट कर रहे थे कि जिस तरह जरदारी साहब के दौर में वो तेल की कीमत में इजाफा 5 रुपये होता था, तो जरदारी साहब नोटिस लेके सिर्फ 1 रुपये तक महदूद कर देते थे। इसको आम जुबान में मौत दिखा के बुखार पे राज़ी कराने वाली बात भी होती है, और ये एक जिगरी पोगरी जैसे की जाती है स्टेट के अंदर, ताकि एक को बड़ा दिखाया जाए और हीरो बना के पेश किया जाए। बुनियादी हकीकत यह है कि सिर्फ न्यू लोगों को नुकसान किया जा रहा है, और पुराने लोग जिन्होंने एग्रीमेंट की हुई है उनको नेट मीटरिंग पे बाकी रखा जाएगा, क्योंकि उनका बैकलैश बहुत ज़्यादा आया है। और ज़ाहिर बात है, अपने अजीज़ों रिश्तेदारों ने जब कंपनियां बना के बेचे हुए सोलर पैनल, तो सबसे पहले सोलर पैनल उतार के कंज्यूमर ने आप ही के जानने वाले प्यारों के सर पे जाके जो सोलर पैनल तोड़ने हैं कि ये क्यों दिया था हमें,
ये 20 लाख रुपए 10 लाख रुपए क्यों खर्चवाए थे हमारे, जब एंड में जाके तुमने और तुम्हारे अजीज़ों ने, किसी आंटी अंकल ने फैसला कर देना था कि ख़त्म ही कर दो इस पॉलिसी को। तो हकीकत यह है कि ये पॉलिसी अभी भी अपने प्रिंसिपल में बरकरार है शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट के बावजूद, क्योंकि ये नई सोलर पैनलाइजेशन के प्रोसेस को रोक रही है। जो असल हदफ है, जो असल मकसद है, वो अभी भी किया जा रहा है। बट पहले आप समझें वो बड़े वाला टीका लग रहा था, अब शायद हमें ड्रॉपर के ज़रिए कतरे पिला दिए जाएंगे। दवाई लेकिन जिसम में जाएगी और दवाई कड़वी ही है। और क्यों कड़वी है? क्योंकि मीठा हप हप आईपीपी खाएगी। आईपीपी कौन है? आंटी और अंकल। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यकीनन आपके घरों में भी आंटी अंकल होंगे, गौर से देखें उनको। ये सारे मसाइल जो हमारे इर्द गिर्द हैं, इन्हीं आंटी अंकलों के पैदा किए हुए हैं। दुआ किया करें, इनकी खिदमत किया करें, इनका ख्याल रखा करें। और हमारा टाइम भी आएगा एक वक्त पे, तो हम देखेंगे कि हम इन आंटी अंकलों से बेहतर आंटी अंकल बनते हैं, या ये मुल्क फाइनली किसी प्रोफेशनल आंटी अंकल तो नहीं बट प्रोफेशनल स्ट्रक्चर में आ जाता है। तो ये एपिसोड डेडिकेटेड है इस कौम के आंटी अंकलों के लिए। अस्सलाम वालेकुम।